नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य चित्रकला, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय। आज मैं आपको बीए पाठ प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र रूपप्रत कला के मूलाधार यानी फंडामेंटल्स ऑफ फाइन आर्ट्स पढ़ाने जा रही हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ फाइन आर्ट्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कला क्या है। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला हमारी कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है। कला कल्याण की जननी है। अनेक विद्वानों ने कला के ऊपर अपनी अपनी अलग अलग टिप्पणियां करी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, जो सत है, सुंदर है, जो हमें आनंद देती है, वही कला है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, कला हमारे सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति है। इसी तरह पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने अपने मत प्रकट किए हैं। फ्रायड कहते हैं, कला हमारी दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। प्लेटो कहते हैं, कला अनुकृति की भी अनुकृति है। अनुकृति की अनुकृति मतलब ईश्वर जो कुछ रचता है वो ईश्वर की रचना को जब एक बड़ई एक अन्य जना उसको बनाता है, एक टेबल का निर्माण करता है, एक कुर्सी का निर्माण करता है, एक पलंग का निर्माण करता है, और चित्रकार क्या करता है, उसी पलंग को अपने चित्र में बनाता है, उसी कुर्सी को अपने चित्र में बनाता है। तो वह क्या कर रहा है, वह सत्य की अनुकृति बना रहा है। इसी प्रकार अरस्तु कहते हैं कि कला सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का अनुकरण है। हर्बर्ट रीड ने कहा है, कला एक बहुत साधारण शब्द है, लेकिन इसके अंतर्गत कई कलाएं आती हैं। कलाओं को दो तरह का माना गया है, उपयोगी कला और ललित कला। यहाँ हम चूंकि चित्रकला के विद्यार्थी हैं तो हम ललित कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है देखिए। फर्स्ट, चित्रकला। दूसरा, मूर्ति कला। थर्ड, वास्तुकला। फोर्थ, संगीत कला। और फिफ्थ, नृत्य कला। ऑब्लिक नाट्य कला। ये पांचों जो है ललित कलाओं के नाम से जानी जाती है। ये जो प्रथम 3 कलाएं हैं, ये है विजुअल आर्ट यानी दृश्य कला। ये तीनों कौन सी है कलाएं हैं, दृश्य कला, विजुअल आर्ट। और ये जो 2 हैं, ये है प्रदर्शन कलाएं। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, प्रदर्शन कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे नृत्य को हम देखते हैं, संगीत को हम सुनते हैं, नाटक को हम देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, कला का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये किस प्रकार की कला है, ये प्रदर्शन कला है। और ये चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, ये क्या है, दृश्य कला है। इनको हम क्या करते हैं, हम अभिव्यक्त करते हैं, बनाते हैं। इसका संबंध किससे है, हमारे नेत्रों से है, तो हम इन्हें चाक्षुष कलाएं भी कहते हैं, विजुअल आर्ट। यहाँ हम चूंकि हम पेंटिंग के विद्यार्थी हैं तो हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला के किसी भी चित्र का निर्माण करने के लिए हम कला तत्वों की आवश्यकता होती है। ये जो कला तत्व होते हैं, इनके से ही एक चित्रकृति का निर्माण होता है। हर कलाकृति में ये 6 तत्व, कला के 6 तत्व है। यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, कि कला के क्या तत्व है, चित्रकला के कौन से तत्व हैं। ये चित्रकला के जो 6 तत्व हैं, इनके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ कि ये 6 तत्व कौन कौन से हैं।
तो हम सबसे पहले चित्रकला के बारे, हम चित्रकला के विद्यार्थी हैं तो हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग यानी चित्रकला के तत्व से रिलेटेड है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है चित्रकला, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चित्रकला के ये 6 तत्व कौन से हैं। फर्स्ट रेखा यानी लाइन, सेकंड रूप यानी फॉर्म, थर्ड रंग यानी कलर, फोर्थ तान यानी टोन, फिफ्थ पोत यानी टेक्सचर, सिक्स अंतराल यानी स्पेस। अब ये तो आपको पता चली गया कि कला मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति है, लेकिन किसी भी पेंटिंग को या किसी भी प्रस्तुतिकरण को बनाने के लिए हमें किन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। बिना मापदंड के हम कोई भी चीज को प्रस्तुत करने में असक्षम है, तो हमें किन्हीं तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी कृति के निर्माण के लिए हमें जिन तत्वों का सहारा लेना पड़ता है वो ये 6 तत्व हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। प्राचीन समय के अंदर चित्रकला के तत्वों से पहले षडांग माने जाते थे शास्त्रीय नियमों के अनुसार, और उन षडांगों का यानी 6 लिम्स का हर पेंटिंग में होना आवश्यक था। लेकिन आधुनिक चित्रकारों ने चित्रकला के तत्वों को इजी करके नया रंग दे दिया और इन्हें कन्वर्ट कर दिया इन 6 तत्वों के अंदर: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल में। आपको पता ही है कि बिना रेखा के हम कोई ड्राइंग नहीं कर सकते। रेखा के द्वारा ही हम रूप का गठन करते हैं, रूप के बाद हम उसमें रंगों का प्रयोग करते हैं। रंग किस प्रकार की टोन्स होनी चाहिए, लाइट एंड डार्क कहाँ यूज करना है, कौन से गर्म रंग है, कौन से ठंडे रंग है, कौन से विपरीत रंग है, इन सब का अध्ययन हम इन चैप्टर्स के अंतर्गत करेंगे। किस प्रकार के पोत हमें सृजित करने चाहिए, क्या हमें सृजित पोत का यूज करना चाहिए या हमें प्राकृतिक पोत का यूज करना चाहिए। और सबसे मेन चीज स्पेस, क्योंकि जब तक कोई स्पेस नहीं होगी हम किस पर चित्र बनाएंगे, तो हमारा स्पेस किस प्रकार की जहाँ पर हम चित्र, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है अपना फर्स्ट जो है वो है रेखा। रेखा क्या है, रेखा की परिभाषा क्या है और रेखा कितने प्रकार की होती है, ये सब आज हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब तक जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया कि भाई हर चित्र में इन 6 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, इनके बिना चित्र निर्माण असंभव है। तो अब हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे आज, रेखा यानी लाइन। मैंने एक डॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरा डॉट मैंने यहां लगाया, तो आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या आपको इसके बीच इन दोनों के मध्य जो विस्तार है उसमें क्या एक रेखा महसूस हो रही है? ये देखिए यहाँ चित्र भूमि पर, ये हमारी सपोज करिए ये हमारा स्पेस है, इस स्पेस पे जैसे ही हमने डॉट लगाया क्या स्टार्ट हो गया, चित्र भूमि पर अंकन स्टार्ट हो गया। हमने दूसरा डॉट लगाया तो ये क्या, एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो यही रेखा की परिभाषा है, 2 बिंदुओं के मध्य जो विस्तार है वही रेखा कहलाती है। यह रेखा, अगर हम इस रेखा को नहीं भी खींचें और केवल इसको महसूस करें तो इस प्रकार की रेखा क्या कहलाती है, अनुभूत रेखा। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार की रेखा है, ये और ये हमने खींच दी, ये है लाइन यानी रेखा।
तो दो बिंदुओं के बीच का जो विस्तार है वही रेखा कहलाता है। आप सब लोग एक पुस्तक खरीदिए रूपरत कला के मूल आधार, और आप उसको साथ साथ रोज पढ़ते रहिए, तो आपका जो ये नॉलेज है ये और पुख्ता होती जाएगी। तो ये जो है रेखा है, तो हमारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो सब रेखा के द्वारा ही निर्मित होती है। और भारतीय चित्र तो सारे ही रेखा प्रधान है। रेखा दो प्रकार की होती है, रेखाएं दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बताती हूँ। एक औपचारिक रेखा, और दूसरा अनौपचारिक रेखा। औपचारिक यानी फॉर्मल लाइन, और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लाइन। ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन रेखाओं को, ये रेखाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण है, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा। औपचारिक रेखा फॉर्मल लाइंस हम उन रेखाओं को कहते हैं जो किसी यंत्र की सहायता से खींची जाती है। इनका प्रयोग हम उपयोगी कलाओं के लिए करते हैं। जैसे सपोज करिए हमें किसी मकान का नक्शा बनाना है तो हम इस औपचारिक रेखा का प्रयोग करते हैं। सपोज करिए हमें गणित का कोई बीज गणित का हमें डायग्राम बनाना है तो हम इन औपचारिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो औपचारिक रेखाएं हमेशा यंत्र की सहायता से बनाई जाती है, और अनौपचारिक रेखाएं हम हाथ से बनाते हैं, यानी सीधे हाथ से बनाते हैं। हम किसी यंत्र का सहायता हम इसके लिए नहीं लेते हैं। आप देखिए जो कैलीग्राफी देखिए, आपने उर्दू लिपि देखी है या आपने और कोई कैलीग्राफी देखी है, तो हम इन अनौपचारिक रेखाओं का प्रयोग उनके अंतर्गत करते हैं। दूसरा, हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम इन्हीं अनौपचारिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अनौपचारिक रेखा कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं कोमल, कहीं महीन, कहीं बारीक, अनेकों प्रकार की रेखाएं होती हैं, और इन रेखाओं के द्वारा ही हम अपना चित्रण करते हैं, हम अपने चित्र का प्रारंभ करते हैं। तो समझ में आया रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? रेखाएं दो प्रकार की होती है, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा। अब हम देखेंगे रेखाओं का प्रभाव, यानी रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, और ये तो थे रेखाओं का वर्गीकरण, लेकिन रेखाओं का प्रभाव कि किस प्रकार की रेखाएं हम खींचते हैं कि जिनका प्रभाव उनसे किस प्रकार का भाव प्रकट होता है। अब हम वो देखेंगे कि किस प्रकार की रेखा खींचने से कौन सा भाव प्रकट होता है। रेखाओं का प्रभाव, ये कितने प्रकार की ऐसी रेखाएं होती है जिनका प्रभाव। तो फर्स्ट रेखा है सीधी खड़ी रेखा। सीधी खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा यानी ये देखिए, ये कौन सी रेखा है? सीधी खड़ी रेखा। सीधी खड़ी रेखा आपने देखा होगा, आपने पेड़ देखे हैं, ये देखिए ये पेड़, तो इससे हमें किस प्रकार की रेखा का आभास होता है? सीधी खड़ी रेखा का आभास होता है। ऐसे ही आप कोई मॉन्यूमेंट, ये मैंने एक चर्च की ड्राइंग बनाई है, तो ये इसको देखने से किस चीज की रेखा का आभास हो रहा है? सीधी खड़ी रेखा। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स है, ये पेड़ पौधे हैं या जो बिल्कुल स्ट्रेट है, या आप कोई पिलर देखते हैं तो आपको किस प्रकार की रेखा का आभास होता है? सीधी खड़ी रेखा का आभास होता है। तो इस प्रकार की रेखा से क्या भाव प्रकट होता है? अब देखिए, जब हम किसी पेड़ को देखते हैं, विशाल पेड़ को देखते हैं, तो हमारे मन में क्या भाव प्रकट होता है? गौरव का भाव प्रकट होता है। गौरव का भाव प्रकट होता है, हमारे अंदर आत्म अभिमान का भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार की रेखाओं से कौन से भाव प्रकट हुए? गौरव, आत्म अभिमान, इस आत्म अभिमान, स्ट्रेंथ, इस प्रकार की रेखाओं से हमें कौन से भाव प्रकट हुए? स्ट्रेंथ,
आदि प्रकार के भाव इस प्रकार की रेखाओं से प्रकट होते। और साथ में आप देखो, रेखाएं हमें दिशा ज्ञान भी देती है। आपने देखा होगा, आप सड़क पर जा रहे हैं तो आप एरोज बने हुए होते हैं कि ये रोड इस तरफ जा रही है, ये रोड इस तरफ जा रही है। रेखाएं बहुत सारी चीजों की पूर्ति करती, चित्र बनाने में काम नहीं आती, इसके अलावा रेखा हमें दिशा का ज्ञान भी देती है। तो फर्स्ट प्रकार की रेखा कौन सी हुई? सीधी खड़ी रेखा। सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड सीधी पड़ी रेखा। ये सीधी पड़ी रेखा, इसे हम क्षितिज रेखा भी कहते हैं। इसी तरह से जो खड़ी हुई रेखा थी, सीधी खड़ी हुई रेखा थी, इसे हम लंबवत रेखा भी कहते हैं। तो ये है सीधी पड़ी रेखा यानी क्षितिज रेखा। इस रेखा को देखने से आपको क्या, ये जो लंबवत रेखा है इसको ये सीधी पड़ी रेखा आधार प्रदान करती है। जैसे सपोज करिए हम कोई ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमने एक गिरजाघर बनाया, ये हमारे खड़ी रेखा, लेकिन अगर हमने ये लाइन नहीं बनाई तो क्या ऐसा महसूस नहीं होगा कि हवा में है? तो ये रेखा क्या करती है, ये देखिए, अगर इसके नीचे वो लाइन नहीं है तो क्या महसूस हो रहा है? ये हमारा जो चर्च है वो हवा में झूलता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये जो सीधी पड़ी रेखा है ये लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, ये इसको स्थायित्व प्रदान करती है। इसी तरह से जब हम दूर समंदर देखते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ धरती, आसमान और समंदर दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्षितिज रेखा भी कहलाती है। ये जो सीधी रेखा होती है, इस रेखा से हमें किस चीज का आभास मिलता है? स्थायित्व का आभास मिलता है, अनवरता का आभास मिलता है, दृढ़ता का आभास मिलता है। ये जो सीधी पड़ी रेखा है ये हमें स्थायित्व का भाव स्मरण कराती है, ये हमारे चित्रों में स्थायित्व लाती है। ठीक है। थर्ड प्रकार की रेखा है तिरछी रेखा। यानी कर्णवत रेखा। ये रेखा तिरछी रेखा कहलाती है। तिरछी रेखा, जब हम किसी नर्तकी को देखते हैं तो वो किस प्रकार की यूं भाव करती है, तो उसकी रेखा कौन सी हुई? तिरछी। उसकी भंगिमा में कौन सी रेखा दिखती है हमें? तिरछी रेखा। या कोई क्रिकेट खेल रहा है तो हमें कौन सी रेखा दिखाई देती है? तो अनेक भाव भंगिमाएं जब हम बनाते हैं, अनेक आकृतियों का, जब इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं हम, तो तिरछी रेखाएं उसमें प्रयोग के अंदर आती हैं। समझ में आ रहा है आपको? फोर्थ प्रकार की जो हमारी रेखा है वो है कोणीय रेखा। कोणीय रेखा, जो तिरछी रेखा है उससे हमें जो भाव प्रकट होता है वो होता है नाटकीयता का भाव प्रकट होता है, व्याकुलता का भाव प्रकट होता है, लावण्यता का, क्योंकि जैसे हम नर्तकी की मुद्रा देख रहे हैं तो उसमें लावण्यता का भाव प्रकट होता है, उसमें व्याकुलता का भाव प्रकट होता है। इसी प्रकार से जो कोणीय रेखा है, ये कोणीय रेखा देखिए किस प्रकार होती है, ये जो त्रिकोणे बने, तो जब हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो हमें किस चीज का आभास होता है? इन कोणीय रेखाओं का आभास होता है। ये जो कोणीय रेखाएं हैं ये क्या है? इससे हमें संघर्ष का भाव प्रकट होता है, इससे हमें अस्पष्टता का भाव प्रकट होता है, इस प्रकार की रेखाओं से व्याकुलता का भाव प्रकट होता है। ये जो सब चीजें बोल रहे हैं, ये आप जब चित्र बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इनसे किस प्रकार के भावों का प्रकटीकरण होता है। फिफ्थ प्रकार की जो रेखा है वो है एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा किस प्रकार होती है? देखिए आप, एक पुंजीय रेखा किसको कहेंगे? ये डॉट है एक, और यहां से
बहुत सारी रेखाएं निकल रही है, एक ही सोर्स से बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, इनको कहते हैं एक पुंजीय रेखा। आपने गमला देखा है, पॉट देखा है जिसमें फ्लावर पॉट लगा हुआ होता है, तो एक फ्लावर पॉट के अंदर जब हम फूल लगाते हैं तो एक उससे बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं और उनमें फूल बने हुए होते हैं। तो इससे किस चीज का आभास होता है? सुंदरता का आभास होता है, शोभा का भाव प्रकट होता है, सुंदरता का, शोभा का, ग्लोरी का, स्वच्छंदता का, कि एक स्थान पे तो ये जुड़ी हुई है लेकिन फिर आगे जाके क्या होगी? अलग होगी। तो अपने सोर्स से तो जुड़ी हुई है लेकिन आगे जाके स्वतंत्र हो गई है। तो स्वतंत्रता का इस प्रकार का भाव प्रकट होता है। जैसे यह फ्लावर पॉट आप देख रहे हैं पुस्तक के अंदर, ये देखिए फ्लावर पॉट, ये एक पुंजीय रेखा का उदाहरण है। इससे हमें फ्लावर पॉट दर्शाए जा सकते हैं, गुलदस्तों से सजे फूल हम ऐसी प्रकार की रेखाओं से बताए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे वो है 6 चक्राकार रेखा। चक्राकार रेखा यानी स्पाइरल लाइन। छठा है चक्राकार रेखा। आपने कभी सोचा था कि आप इतनी प्रकार की रेखाएं, आप सोचते थे सिंपल 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 रेखाएं होती हैं, आपने कभी ये देखा कि इतनी प्रकार की रेखाएं भी हो सकती हैं? तो ये है चक्राकार रेखा। जैसे कि हम कोई रस्सी को फोल्ड करते हैं, पाइप को फोल्ड करते हैं, या हमारा सर्प बैठा होता है, तो इस प्रकार की रेखा से हमें कौन सा प्रभाव प्रकट होता है? गति का प्रभाव प्रकट होता है, एक अनवरता का प्रभाव प्रकट होता है। ये एक रास्ता होने से अरुचिकर प्रतीत होती है, इनमें विविधताओं, ये एक सी थी तो कभी कभी ये एक सी चलती जाती, तो कभी कभी इनमें अरुचिकरता का भी प्रभाव उत्पन्न होता है। इनमें मतलब हमें ये एक मोनोटोनस सी हमें महसूस होती है। 7 प्रकार की जो लाइन है वो है प्रवाही रेखा। 7 प्रवाही रेखा। आपने कभी सड़क को देखी चलते हैं, ये देखो, तो एक तरह की निरंतरता, या आपने नदी देखी है, तो इस प्रकार की रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? प्रवाही रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं में किस चीज का आभास होता है? हमें गति का, निरंतरता का आभास होता है, और धीरे धीरे चलती हुई, मंदर गति से चलती हुई एक धीमी धीमी गति का एहसास हमें कराती है। तो दोबारा से मैं 7 तरह की रेखाएं बता रही हूँ आपको, एक बार पुनः इनके नाम बता रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ये 7 प्रकार की कौन सी रेखाएं जिनका प्रभाव अलग अलग है? ये है फर्स्ट सीधी खड़ी रेखा यानी लंबवत रेखा, सीधी पड़ी हुई रेखा यानी क्षैतिज रेखा, तीसरी कर्णवत रेखा यानी तिरछी रेखा, 4th कोणीय रेखा, 5th एक पुंजीय रेखा, 6th चक्राकार रेखा, 7th प्रवाही रेखा। अब हम नेक्स्ट डे कल यानी हम आगे रेखाओं का महत्व, रेखांकन के प्रकार आदि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।